हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी गृह विज्ञान का पेपर है। ये सन 2006 का प्रश्न पत्र सन 2006। तो हम इसी अपने चैनल पे सन 2004 का भी करवा दिए हैं, 5 का भी करवा दिए हैं, 6 का आज हम करवाने जा रहे हैं। तो हमारा ये हम एक प्रैक्टिस सेट को, एक PYQ को हम 2 दिन में उसमें क्लास में सेट कर रहे हैं। 2 क्लास में हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये हम हाफ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज हाफ करवाएंगे, हाफ दूसरे दिन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा है वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा गृह विज्ञान का महत्व है। पहला क्वेश्चन गृह विज्ञान का महत्व है। यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है, कोरा सैद्धांतिक, केवल व्यवहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों, कोई महत्व नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर ये है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों, ये है गृह विज्ञान का महत्व, ये है। उसके बाद दूसरे पेपर की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर है क्वेश्चन का, ये है हमारा गणित अर्थशास्त्र। गणित अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू गणित अर्थशास्त्र है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरे क्वेश्चन का कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। 1 मिनट, तीसरा क्वेश्चन कहाँ है? ये है ऊपर, तीसरा क्वेश्चन। गृहिणी का मुख्य कार्य है। गृहिणी का मुख्य कार्य है, क्या है? खाना पकाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो यहाँ पे ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आरंभ से करना, कार्य का मूल्यांकन ना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भोजन, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो भोजन बनाना दिया है। भोजन बनाना, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत भोजन बनाना। क्योंकि कार्य आरंभ से करना ये भी नहीं है, कार्य का मूल्यांकन करना ये भी नहीं है, ये दूसरी जगह की बात है, कार्य का मूल्यांकन करना। और यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन यही सही होगा, क्योंकि कार्य व्यवस्था का सिद्धांत यही है। उसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन, समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति। समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है, भौतिक साधन, मानवीय साधन, कोई नहीं, सार्वजनिक साधन। तो यहाँ पे जो समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति जो साधन है, भौतिक साधन में आएंगे, भौतिक साधन। 6ठे नंबर क्वेश्चन, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। तो यहाँ पे योजनाबद्ध होकर कार्य को करना, ये क्वेश्चन सही है। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सातवें नंबर क्वेश्चन हमारा है, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, बच्चों के रोगों की जानकारी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, ये पहला क्वेश्चन सही है, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान। उसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन, परिवार की आय तथा व्यय का नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। या कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोजिड, एस्थर,
डार्सी है, ये डोरिसी लिखा है यहाँ पे, डार्सी। उसके बाद कोपिन, कोपिन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही है किसके अकॉर्डिंग है, ये निकिल एवं डार्सी के अनुसार है। ये निकिल एवं डार्सी वाला क्वेश्चन सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है। निसंचय, बचत, आय व्यय क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ये बचत कहलाता है। ये क्वेश्चन बचत कहलाता है। उसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र, आय व्यय और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अर्थशास्त्र का ज्ञान, ये ऑप्शन सही है। परिवार 11वां नंबर क्वेश्चन है, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होनी जरूरी है। सुंदरता, मितव्ययिता, सूझबूझ, नम्रता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सूझबूझ, सूझबूझ में सब आ जाएगा। सूझबूझ होगा तो उसमें मितव्ययिता भी होगा, नम्रता भी होगा, सूझबूझ के अंतर्गत सारी बातें आ जाएंगी। 12 नंबर क्वेश्चन, आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं। संचय, बचत, आय, धन, वर्षा। तो यहाँ कहेंगे बचत, ये वाला आंसर सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ, निष्क्रिय व स्वस्थ। तो यहाँ पे क्रियाशील व स्वस्थ। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। मोतियाबिंद, काला पानी, महंगापन, दूरदर्शिता। तो यहाँ पे जो होगा मोतियाबिंद होगा, आंसर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया, रिकेट्स, हैजा, तपेदिक। दूषित भोजन से क्या हो सकता है, यहाँ पे हैजा है ऑप्शन में, तो हैजा सही है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका होगा ऑक्सीजन। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। अतिसार, कैंसर, बुखार, टिटनेस। धूम्रपान से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकार होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकार होता है प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा निरीक्षक। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन सही है वो प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है विश्व जन स्वास्थ्य रक्षा की प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का, माता और शिशुओं का। तो यहाँ पे विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नहीं 21 नंबर की क्वेश्चन। एक मिनट, ये हमारा हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन हुआ था। भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन कब हुआ था। भारतीय परिवार नियोजन संस्थान, यहाँ पे इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिया है, पर इसमें जो दिया है वो एक जगह 50 दिया है, एक जगह 52 दिया है। तो परिवार नियोजन जो भी माना हो, कहीं 59 भी है, 51 भी है, तो इसी में कोई ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में। ये परिवार नियोजन संस्था का गठन जो है ये शुरू तो 1900 दिखा रहा है कि 1949, पर इसमें नहीं है,
1949 पर यहाँ पे जो इस गठन जो दिखा रहा है, स्थापना, हम बात करें स्थापना की, स्थापना जो मिलेगा आपको 1949 मिलेगा, और जो शुरुआत हुआ 1952, यहाँ 1952 व्याख्या में दिया है, ऑप्शन में 1952 कहीं है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये है, ये जो अगर हम बात करें तो ये नियरेस्ट है, 1951 है यहाँ पे, तो 1952 इसको माना जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन सही माना जा सकता है दूसरा। बाकी इसमें ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्लियर कीजिएगा। इसमें हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझिएगा। बाकी ये इसमें नियरेस्ट यही है जो क्वेश्चन 1952 माना है। शुरुआत जो स्थापना था, स्थापना तो 1949 है, 49। उसके बाद जो इसका माना हुआ है 1952 माना है, और यहाँ पे 51 है, तो 51-52 यही सही होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बा में, जिला में। तो यहाँ पे कस्बा में होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा जो होती है कस्बा में होती है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं: परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं को देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। तो यहाँ पे प्रसव के टाइम पे महिलाओं का देखभाल होता है, ये वाला क्वेश्चन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होते हैं? 21। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। 21, 0.03, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 3, उसके बाद यहाँ 13। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर माना गया है वो ये है, इतना कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम ही होती है, इतनी होती है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 12 बार, 12 से 15 बार, और 12 से 18 बार, 15 से 20 बार। तो आपका जो क्वेश्चन सही है 15 से 20 बार, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे यही क्वेश्चन सही है। ये वाला कम है, ये सारे कम है सब। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है। कौन से विटामिन के अभाव से प्रजनन शक्ति में कमी होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ पे विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में अभाव होता है। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक में, कद्दू में, बेरी में, एनीमिया में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो कद्दू में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग विटामिन ए अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कद्दू में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी, एनीमिया। विटामिन डी की कमी से होगा सूखा रोग, ये ऑप्शन सही है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्तरस में, जठर रस में, लार में, अग्नाशय में। तो यहाँ पे ये कहाँ पाया जाएगा? पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, ये पाया जाता है जठर रस में, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व या एंजाइम का नाम है लाइपेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है टाइलिन। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम टाइलिन है। जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को, इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पे केवल प्रोटीन को जठर रस पचाता है। और इसी में जो हमारा
पेप्सिन एंजाइम मिला होता है। जठर रस किसे पचाता है? केवल प्रोटीन को पचाता है। तो इसी रस में हमारे पेप्सिन एंजाइम मिला होता है। अब हम बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। यकृत के अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत के अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? मंड में, सेलुलोज में, एंजाइम में, ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन में। ये हमारे जो हमारा शर्करा है इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये ऑप्शन सही है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय, डियोडेनम से, आंतों से। तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो शुरू होता है मुख गुहा से शुरू होता है। 33 नंबर क्वेश्चन। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, ग्रहणी में, छिद्रांत में, बड़ी आंत में। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है, कहाँ जाता है? तो हमारे अमाशय में जाता है। भोजन हमारे मुंह से होके जब जाता है तो अमाशय में ही पहुंचता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? पित्त संग्रह करना, अग्नाशय का स्राव बनाना, पित्त बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे लीवर का काम है यकृत का, ये हमारे पित्त बनाने का काम करता है। 35 नंबर क्वेश्चन। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी, दीर्घकालीन, निर्देश, तत्काल, अल्पकालीन। तो यहाँ पे तत्काल पर ये दिया जाता है। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए। तो यहाँ पे टूटी हुई हड्डियों को अपने स्थान पे रोकने के लिए ये इसलिए दिया जाता है, खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए। उत्तम एवं दृढ़ हृदय, निर्णय न ले पाने वाला, धैर्यहीन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा में जो गुण होना चाहिए, निम्न गुण, ये होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सही है। नाक से रक्तस्राव होने पर घायल को उल्टा लेटा देना चाहिए। कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। पीली मिट्टी सूंघा देनी चाहिए। तो जूता सूंघाना चाहिए। दो दवाएं तो बहुत अच्छी हैं इसमें, पीली मिट्टी सूंघाना और जूता सूंघाना। इससे तो नाक का रक्तस्राव बंद हो जाएगा तुरंत ही। यहाँ पे हम जो इसका आंसर मानेंगे, ये कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना, ये वाला आंसर सही है। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है? शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, काला मटमैला रुधिर, हल्का नीला रुधिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धमनी से रक्तस्राव जो होता है वहां पे शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर बहता है, ये वाला ऑप्शन सही है। किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़ों को उतार देंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है ये वाला सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम प्रक्रिया। व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे, ये प्रक्रिया सबसे अच्छा है। दूसरा ऑप्शन सही है। सबसे खतरनाक विष होता है? सबसे खतरनाक विष होता है नींद लाने वाली दवा, जलाने वाली अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो सबसे खतरनाक ये वाला होता है भैया, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हम अपने इस चैनल पे पढ़ाए हुए हैं, हमारे इस पे इसकी वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ये नींद लाने वाले निद्राकारी विष, जलन उत्पन्न करने वाले विष, आहार नाल में जलन पैदा करने वाले विष, आहार नाल या उदर नलिका, उदर मीन्स पेट, तो ये आपका हो गया। उसके बाद मस्तिष्क तंत्रिकाओं पर 4 प्रकार से चारों के दिए गए हैं यहाँ पे। इन्हीं चारों को देकर निद्राकारी विष कौन से हैं, जलन उत्पन्न करने वाले विष कौन से हैं, आहार नाल और पेट में जलन पैदा करने वाले विष कौन से हैं, या मस्तिष्क तंत्रिकाओं को प्रभावित करने वाले विष,
तो ये आप देख लीजिएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन हम वीडियो बनाए हुए हैं हमारे उस चैनल पे, इस टॉपिक को पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इम्पॉर्टेंस समझकर। और यहाँ से सन 2021 में कोई यहाँ पे भी आया है, ये सन 2006 का पेपर हम देख रहे हैं। और हमारे सन 2021 के पेपर में भी आया था, निद्राकारी विष है, निद्राकारी विष है। तो अफीम क्वेश्चन सही था और वही यही है भी, निद्राकारी विष। तो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा, आप उसको देख लीजिएगा, हमारे ही चैनल पे है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टॉन्सिल होने पर उपयोगी है। नमक के गरारे करना, चीनी खाना, लौंग चूसना, इसबगोल की भूसी खाना, घोल कर पीना। यहाँ पे हमारा नमक के गरारे करना, टॉन्सिल होने पे जो उपयोगी है, नमक के गरारे करना, यह ऑप्शन सही है। तिरालीस नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, दांत के दर्द में किसको लगाने से आराम मिलता है? लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, तीनों। किस चीज का तेल फायदेमंद होगा? तो लौंग का तेल, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। तो यहाँ पे पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, ये ऑप्शन सही है। जो विष खाए हुए होते हैं उनके पास ये समस्या दिखती है। उसके बाद कृत्रिम होने पर देते हैं, कृमि होने पर देते हैं, कृमि होने पर देते हैं, किसका फल देते हैं? श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज, धतूरे के बीज। तो जो कृमि होने पर दिया जाता है वो धतूरे का बीज ही ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही है, धतूरे का बीज। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है, यह सुंदर दिखाई देता है, या चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। यह ऑप्शन आपका सही है, यह चुभती नहीं, आसानी से खोला जा सकता है। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, रोकने के लिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है बाह्य नुकीली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म सेक वाली पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो होगा ये लंबी पट्टी, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है? 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। ये देख लीजिए अब सन 2006 के पेपर में पूछा गया है और 21 में पूछा गया है कि सिर की पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। सिर पे पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है? 2 पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन वहाँ भी सही माना, 21 ने सही माना, यही क्वेश्चन सन 2006 के पेपर में आया हुआ है, ये भी यहाँ भी सही माना है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जितना मैं PYQ करवाऊंगी ये PYQ है सन 2006 का, आप देखते जाइएगा। यहाँ से आपका रिवीजन होगा, इस PYQ का रिवीजन होगा, आप देखते जाएंगे। और ये यहाँ पूछा है तो ये कहीं भी पूछ सकता है, TGT में पूछ सकता है, PGT हो गया, TGT हो गया, LT हो गया, यहाँ क्या कहते हैं बिहार, झारखंड, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही हम पूरे PYQ को 6 का पेपर है ये, मैं पहले ही बोली थी कि 5 करवाऊंगी, 6 करवाऊंगी, 4 का है सारा। मैं ऐसे ही जो अभी मेरे पास है 10, 9, 11, 12, 15, 16 जितना भी है मैं सब करवा दूंगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके एक पेपर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 प्रैक्टिस क्लास लगी हो जाएगा। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए कोमल,
कोमल तथा हंसमुख, कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, परिचारिका को, वो कोमल तथा हंसमुख, ये वाला क्वेश्चन सही है। कोमल तथा हंसमुख, ये वाला क्वेश्चन सही है। गृह परिचारिका के कार्य हैं रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उपयुक्त सभी सही है, ये क्वेश्चन सही है। परिचारिका को सभी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। तो अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए परिचारिका को। उसके बाद ड्रा शीट का अर्थ रबर का चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे रबर या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, ड्रा शीट, यही है, ये ऑप्शन सही है आपका तीसरा। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगी? संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगी? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो यहाँ पे अलग कमरे में रखा जाएगा। जो संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति है उसको अलग कमरे में रखा जाएगा। उसके बाद रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिल रहे। परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके। इनमें से कोई नहीं लोग एक दूसरे को छू सकें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है। बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है। बेड क्रैंडल का प्रयोग किसके लिए? ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, सया घाव वाले रोगी के लिए। तो यहाँ पे हड्डी टूट, जो बेड क्रैंडल है वो हड्डी टूटने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद सया घाव में किसका प्रयोग होता है? गर्म पानी की थैली, मोटी चादर, रिंग कुशन, बर्फ की थैली। तो यहाँ पे आपका रिंग कुशन का होगा। 59 नंबर क्वेश्चन, पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है बेड क्रैंडल, फ्रैक्चर बोर्ड, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बेड क्रैंडल का प्रयोग किया जाता है, बेड क्रैंडल, क्योंकि ये पैर की हड्डी टूटी हुई हड्डी को सुरक्षित रखता है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तु खरीदने का उपाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बजट का मुख्य उद्देश्य जो होता है आय व्यय का अनुमान है, ये वाला क्वेश्चन आपका सही है पहला। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, सबसे अच्छा बजट होता है आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बचत का बजट सबसे अच्छा होता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, परिवार बजट को प्रभावित करता है। पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है कौन? पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये सभी है, सभी क्वेश्चन, सभी आंसर सही। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है अधिक, समान, कम, प्रभावित नहीं। तो यहाँ पे अधिक होता है ऑप्शन। एक मिनट, क्या पूछा है? निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है, कम होगा ये, क्योंकि निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग की बात हो रही है, कम होता है। उसके बाद बचत का सही विनियोग है ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। तो यहाँ पे बचत का सही विनियोग जो है वो बचत पत्र खरीदना। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, 65 क्वेश्चन आज हम समाप्त कर देंगे इसी पे। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। बैंक एक संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक जो है हमारा व्यवसायिक संस्था है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाले
जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आगे क्वेश्चन हम दूसरे क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।